रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या विधि से, या ऑक्सीकरण अंक विधि कहते हैं। देखो यहाँ पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसको बैलेंस करने के दो मेथड है। एक है अर्ध अभिक्रिया विधि और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि। अर्ध अभिक्रिया विधि को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या विधि जो है ये दोनों में से किसी भी एक मेथड से आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ सकता है। और जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके पास चॉइस होगी, आपको वो कह देगा कि इस रिएक्शन को ऑक्सीकरण संख्या विधि से ही बैलेंस करो या अर्ध अभिक्रिया विधि से ही बैलेंस करो, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ऑक्सीकरण अंक निकालना मैंने सिखा दिया है। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि में सबसे पहला काम तो है कि सबका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। यहाँ पर तो आप अगर ऑक्सीकरण अंक निकालें सबसे पहले Cr2O7 2 नेगेटिव का, इसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन अंक निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो Cr2O7 2 नेगेटिव किस में बदल रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। तो आप यहाँ पर तो आयन है तो इस पर जो आवेश है वही क्या है, इसका ऑक्सीकरण अंक है। तो इसका तो हो गया प्लस का 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव में अगर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो क्रोमियम 2 है और क्रोमियम का हमने x मान लिया, 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और इस पूरे आयन पर -2 चार्ज है, इसलिए इक्वल के उधर क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से आप क्रोमियम का क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक Cr2O7 2 नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ 2x इज इक्वल टू -14 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 6। तो Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हुआ +3, जबकि Cr3 पॉजिटिव में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हुआ +3। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2, और यहाँ क्रोमियम एक ही है। तो पहले ये काम करना है कि इसके आगे आपको 2 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए SO3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव में अगर आप सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालो तो एक इजी मेथड है। देखो एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 3 टू द 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो सल्फर का क्या आ जाएगा, 4। और यहाँ देखो 4 टू द 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इधर सल्फर का आ जाएगा 6। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं। देखो SO3 2 नेगेटिव, सल्फर का आप x मान लोगे +3, एक ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल में, क्योंकि इस पूरे आयन पर -2 चार्ज है इसलिए -2। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है। तो इस तरह से आप SO3 2 नेगेटिव की तरह ही SO4 2 नेगेटिव में भी सल्फर का निकाल के देख सकते हैं, वो +6 आएगा। तो ये पहला काम करना है कि आपको ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं। फिर क्या करना होता है इसमें, सेकेंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो सही हो गया तो आगे तो अपने आप ही सही हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है और एक जगह अपचयन हो रहा है। आपको ऑक्सीकरण अंक में जितनी वृद्धि हुई है और अपचयन में आपके ऑक्सीकरण अंक में जितनी कमी हुई है, वो कमी और वृद्धि को क्या करना है, इक्वल करना है। देखो कैसे, यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 में बदल गया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है। और ये जो ऑक्सीकरण अंक में कमी है ये कितनी हुई है, देखो ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, इसका मतलब तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है यहाँ पर। और इस ऑक्सीकरण अंक में कमी जो है वो कितनी हुई है, देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम है और यहाँ पर भी 1 क्रोमियम है, लेकिन जब हम ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं तो हम एक ही क्रोमियम का निकालते हैं। इसका मतलब कि एक क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीकरण अंक 6 से 3 हुआ है, यानी कि कमी कितने की हुई, 3 की, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 क्रोमियम जो है वो +6 से +3 में बदले हैं। तो अगर एक क्रोमियम में +3 की कमी हुई है तो 2 क्रोमियम में कितने की होगी, 6 की। तो टोटल जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 6 की हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ऑक्सीकरण अंक में कमी कितने की हुई है, 6 की हुई है, ठीक है। कितने की हुई, 6 की। अब देखो यहाँ पर SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव बनने में सल्फर तो एक ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक ही है, और यहाँ पर 4 से ये 6 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया,
4 से 6 मतलब कि बढ़ गया। तो ऑक्सीकरण अंक में जो वृद्धि हुई है, आपको ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि को इक्वल करना है इसमें। तो पहले तो ये पता करना होगा कितनी कमी हुई और कितनी वृद्धि हुई। तो ऑक्सीकरण अंक में जो वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कितने की हुई है, 4 से 6 हो गया, तो 2 की क्या हो गई, वृद्धि। 2 अंकों से ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो गई, यहाँ 6 अंकों से ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो उसके बाद आसान है, आपको कमी और वृद्धि को इक्वल करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ 6 की कमी है और यहाँ वृद्धि सिर्फ 2 की है। तो आप कमी और वृद्धि को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 6 की वृद्धि हो जाएगा। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये 2 की वृद्धि जिसमें हुई है उन्हीं को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को नहीं करना है। तो यहाँ 2 की कमी हुई है, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव में 2 की वृद्धि हुई है और उनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करेंगे। तो देखो अब क्या हो गया कि एक सल्फर से एक सल्फर जाने में 2 की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब कितने हो गए, 3 सल्फर से 3 सल्फर जाने में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 6 की। ठीक है, क्योंकि एक में 2 की हो रही है तो 3 में कितने की हो जाएगी, 6 की। अब इस स्टेप से क्या हो गया, ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जब ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि इक्वल हो जाए, उसके बाद का काम सारा आसान है, क्योंकि ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है। आपको माध्यम हमेशा बता देंगे कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो क्योंकि ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो आवेश संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या विधि में H पॉजिटिव ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, H पॉजिटिव। अर्ध अभिक्रिया विधि में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव ऐड करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो पहले आप आवेश चेक करो किस तरफ कितना है, लेफ्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना है। तो यहाँ देखो, आवेश चेक करने के लिए मैं एक बार इस रिएक्शन को दोबारा लिख देती हूँ। Cr2O7 2 negative plus 3SO3 2 negative gives 2Cr 3 positive plus 3SO4 2 negative। अब देखो आवेश कैसे चेक करते हैं, इस पूरे क्रोमेट आयन पर कितना चार्ज है, -2, तो ये हो गया -2। एक SO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ SO3 टोटल कितने हैं, 3 है, तो कितना चार्ज हो जाएगा, -6। हमेशा आगे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमने 4 से कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा 2 नेगेटिव लिख लिया। यहाँ आगे कितना नंबर है, SO3 के आगे 3 नंबर है, 3 नंबर को आपको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखना होता है। तो 3 2 6 और ये हो गया -6। तो टोटल लेफ्ट साइड में कितना चार्ज हुआ, 6 और 2 -8। ये सारा काम रफ में करना है या फेयर में नहीं करना होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने कहा था आगे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 6 प्लस का 6 आ जाएगा, और यहाँ देखो 3 2 6, तो ये आ गया -6। अब यहाँ तो देखो +6 और -6 क्या हो गया, 0, यहाँ तो 0 हो गया। अब देखो दिमाग लगाओ कि आपको आवेश को दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में संतुलित करना है, बैलेंस करना है। दोनों तरफ चार्ज सेम होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ 0 होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ क्योंकि आवेश को संतुलित करने के लिए H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, तो यहाँ देखो मैं H पॉजिटिव उस तरफ ऐड करूंगी जहाँ माइनस में ज्यादा है, जहाँ माइनस में ज्यादा है ऑक्सीकरण अंक है। क्यों क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर 8H पॉजिटिव ऐड कर देते हो, अगर मैं यहाँ पर 8H पॉजिटिव ऐड कर देती हूँ, तो ये प्लस के 8 चार्ज हो जाएंगे, और देखो +8 और -8 यहाँ भी क्या हो जाएगा, चार्ज 0। तो अब चार्ज बैलेंस हो गया दोनों तरफ, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड में 8H पॉजिटिव ऐड किए चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अगर आप उस तरफ 8H पॉजिटिव ऐड कर देते तो वहां पर +8 हो जाते और यहाँ पर -8 हो जाते, तो बैलेंस नहीं होता। इसलिए मैंने इसी तरफ +8H पॉजिटिव ऐड किए हैं, क्योंकि ये प्लस के 8 और ये माइनस के 8 दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं, 0, क्योंकि उधर तो 0 है ही, तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको जितने आपने जैसे 8H लगाए हैं, तो इसके आधे जल के अणु अपोजिट साइड में लगा लो। अगर आपने चार्ज बैलेंस देने के लिए 8H पॉजिटिव इधर ऐड किए होते, तो आप जल के अणु इधर लगाते,
अगर आपने 8 H पॉजिटिव इधर ऐड किए हैं तो इसके आधे जल के अणु आप उस तरफ ऐड कर दो, फिर आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो यहाँ मैंने 8 H पॉजिटिव ऐड किए हैं, तो इसके आधे कितने हो जाएंगे, 4, मतलब 4 जल के अणु मुझे वहां लिखने हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4H2O। इससे क्या होगा कि जो आपने H ऐड किए वो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। तो 8 H पॉजिटिव, इसके अपोजिट साइड में आपने 4 H2O ऐड कर दिए। अब आप रिएक्शन को दोबारा चेक कर सकते हैं, ये रिएक्शन अब बैलेंस है, ये रिएक्शन अब क्या हो गई, बैलेंस। आप चाहो तो वापस चेक भी कर सकते हो। देखो चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, पूरी लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रोमियम 2 है, इधर भी क्रोमियम 2 है, इधर सल्फर देखो 3 है, सल्फर 3 है। अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ 7 और 3 3 जा 9, 7 और 9, 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 ऑक्सीजन है। इधर भी काउंट करो, 3 4 जा 8 और 4, तो कितनी हो गई, 12। और यहाँ 3 3 जा 9, 9 16 हो रही है, और वहां हो रही है 16, 16 हो रही है दोनों तरफ, 3 चौक 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो दोनों तरफ 16 ऑक्सीजन हो रही है। आप चार्ज भी वापस चेक कर सकते हैं, अभी अभी हमने किया था। तो चार्ज भी क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके दोनों तरफ सेम आ जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। यह एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, यह एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो इसमें सिर्फ 3 स्टेप ही थे ऑक्सीकरण संख्या विधि में। रिएक्शन पहले देख लो किसमें हो रही है, अम्लीय माध्यम में, फिर ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि निकाल के उसको बैलेंस कर लो। उसके बाद आप आवेश संतुलित करने के लिए, क्योंकि अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो H पॉजिटिव ऐड कर दो और अपोजिट साइड में उसके आधे जल के अणु ऐड कर दो और रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस, ठीक है। बाकी आपको जितने भी अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन दे रखे हैं वो बार बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ रिएक्शन में थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो एक रिएक्शन हमने अम्लीय माध्यम की बैलेंस की, अभी हम एक रिएक्शन क्षारीय माध्यम की बैलेंस करेंगे। बस अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में केवल इतना डिफरेंस है कि जहां अम्लीय माध्यम में आप आवेश संतुलित करने के लिए H पॉजिटिव ऐड कर रहे थे, यहाँ क्षारीय माध्यम में आप आवेश संतुलित करने के लिए OH नेगेटिव ऐड करेंगे। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारे मेथड, सारे जो स्टेप्स हैं वो क्या है, सेम है। तो सबसे पहला काम वही आपको ऑक्सीकरण अंक निकालने का करना है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 7। Br पे -1 चार्ज है तो ऑक्सीकरण अंक -1 हो गया। MnO2 में देखो 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। और यहाँ पर BrO3 नेगेटिव में देखो 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण अंक निकाल देंगे। साइड में आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, जो मेथड आपने मैंने बताया है ऑक्सीकरण अंक निकालने का। यहाँ देखो MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक +7 से +4 हो गया, तो 7 से 4 हो गया, मतलब कि कमी हो गई, ठीक है। और जो कमी हुई है ऑक्सीकरण अंक में वो कितनी हुई है, 3 की, ठीक है। कमी कितने की हुई है, 3 की। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, थोड़ा आपको पूरा ही लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर -1 से 5 हो गया, -1 से ऑक्सीकरण अंक 5 हो गया, तो देखो कितने में बढ़ोतरी हुई, -1 से पहले 0 होगा, फिर 1 2 3 4 और 5, तो बढ़ोतरी कितने की हुई, 6 की। तो यहाँ पर 6 की वृद्धि हो गई, ऑक्सीकरण अंक में 6 की वृद्धि हुई, ऑक्सीकरण अंक में यहाँ 3 की क्या हो गई, कमी, ठीक है। अब देखो आपको कमी और वृद्धि को इक्वल करना है, तो ये तो सेम ही उसी तरह हो गया। अगर आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 की कमी जिनमें हो रही है उन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 की कमी इधर हो रही थी इसमें और इसमें, तो आपने इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो इजीली ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और कमी क्या हो गई, इक्वल हो गई। देखो 1 Mn से 1 Mn में जाने में कितने की कमी हो रही थी, 3 की, तो 2 Mn से 2 Mn में जाने में कितने की कमी हो जाएगी, 6 की। तो इस तरह से आप वृद्धि और कमी को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ये कमी और वृद्धि इक्वल हो गई। उसके बाद क्योंकि ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है,
तो आप आवेश संतुलित करने के लिए OH नेगेटिव ऐड करेंगे। अब किस तरफ ऐड करेंगे ये आपको पता करना पड़ेगा। तो मैं इस रिएक्शन को एक बार वापस लिख रही हूँ। 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। अब देखो चार्ज चेक करो, मैंने कहा था इस नंबर को चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ -1 चार्ज है, ये 2 है, तो कितना हो गया माइनस का 2। ये कितना हो गया माइनस का 1, तो 2 और 1 ये कितना हो गया माइनस का 3। तो लेफ्ट साइड में चार्ज कितना हो गया -3। यहाँ पर देखो MnO2 पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, ठीक है। BrO3 पर -1 चार्ज है, तो इस तरफ चार्ज कितना हो गया -1। तो लेफ्ट में हो गया -3, राइट में हो गया -1। अब आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए क्योंकि OH नेगेटिव ऐड करने हैं, तो आप इस तरफ 2 OH नेगेटिव ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ अगर मैं 2 OH नेगेटिव ऐड करती हूँ तो ये 2 OH नेगेटिव का मतलब हुआ 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये भी -2 और -1 कितना हो जाएगा -3। तो देखो अब लेफ्ट और राइट साइड में चार्ज बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब ये चार्ज बैलेंस हो गया। अब आपने जैसे यहाँ पर 2 OH नेगेटिव ऐड किए हैं, तो आप जल के अणु हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कितना ऐड करोगे, केवल 1। इसका आधा जल का अणु अपोजिट साइड में ऐड करना होता है। जिस तरफ भी आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ऐड करते हैं उसके अपोजिट साइड में आपको जल का अणु ऐड करना होता है, और वो भी कितना, इसका आधा। तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, यहाँ आप 1 जल का अणु ऐड कर देंगे और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब आप चेक कर सकते हैं वापस से, यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या सेम होगी, लेफ्ट और राइट साइड में आवेश की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी, और ये रिएक्शन क्या है, अब बैलेंस हो गई है। देखो आप इजीली चेक कर सकते हो, सिर्फ ऑक्सीजन चेक कर लो पता चल जाएगा। 2 4 8 और 1 9, यहाँ देखो 2 2 4 5 6 7 और 2 9 ऑक्सीजन हो गई। आप हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हैं, इधर 2 है और उधर कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आप बाकी के एटम भी चेक कर लो, आवेश चेक कर लो, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। केवल 3 स्टेप में रिएक्शन बैलेंस। अर्ध अभिक्रिया विधि में तो क्या करना होता है, आपको आधी आधी करनी होती है रिएक्शन, उसके बाद दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके और फिर वापस ऐड करना होता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम करनी होती है ऐड करने से पहले। तो वो मेथड थोड़ा लंबा है, लेकिन वो भी अच्छा है, दोनों आपको आने चाहिए। तो इस तरह से आप रेडॉक्स अभिक्रियाओं को बैलेंस कर सकते हैं।